हेलो एवरीवन, मैं निकेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बीए प्रोग्राम पार्ट थर्ड के एक और नए टॉपिक पार्ट थर्ड में, जिसका नाम है नव उदारवाद, के विषय में आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि नव उदारवाद है क्या। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नव उदारवाद होता क्या है। दोस्तों, नव उदारवाद की शुरुआत 1980 के बाद हुई थी। 1980 के दशक के बाद नव उदारवाद का जन्म हुआ था। सबसे पहले इसके अंदर में हम ये देखते हैं कि नव यथार्थवाद के संपूर्ण से जिनकी बुक थी चार्ल्स कैगले 1993 में इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द न्यू आइडियलिज्म। मूवमेंट द न्यूडलिस्ट मूवमेंट। दोस्तों, संपूर्ण इसके अंदर में इस प्रकाशित में सबसे पहले इन्होंने इन्हीं की बुक को प्रकाशित किया था कि नव उदारवाद होता क्या है और इसके विषय में क्या। उसके बाद दूसरे आपके जो राइटर आते हैं वो आते हैं डेविड बॉल्डविन, जिन्होंने 1993 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था न्यू रियलिज्म एंड न्यू आइडियलिज्म। द कंटेम्पररी डिबेट। न्यूरिज्म एंड द न्यू आइडियलिज्म, द कंटेम्पररी डिबेट। ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसके अंदर में उदारवाद का डिक्शनरी किया गया था, जिन्होंने लिखे थे डेविड बॉल्डविन ने लिखी थी कब, 1993 में। और उसके बाद एक और राइटर थे जिनका नाम था चार्ल्स कैंगले, जिन्होंने बुक लिखी थी द न्यू आइडियलिज्म मूवमेंट। कब लिखी थी इन्होंने, 1993 में। ओके। और इसके अंदर में उसके बाद देखते हैं कि नव उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के महत्वपूर्ण बल है। इन्होंने एक चीज और इसमें नव उदार कह सकते हैं हम कि नव उदारवाद ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर बहुत ज्यादा बल दिया हुआ है। उसके बाद हम आगे देखते हैं उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि नव उदारवादी संस्था भी कहा जाता है, कि नव उदारवादी संस्था भी कहा जाता है इसके अंदर में, कि वो सुझाव देते हैं कि नव उदारवादी ये सुझाव भी देते हैं कि सरकार के बिना शासन करना संभव नहीं है, कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए हमें सरकार की आवश्यकता पड़ती है। उसका कारण क्या आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि किसी भी चीज को चलाने के लिए एक सुचारू रूप से हमें ढंग चाहिए होता है, तरीके चाहिए होता है काम करने के लिए। जैसे हम कह सकते हैं कि राज्य के बिना किसी भी राज्य को चलाना, किसी भी शासन को चलाना संभव नहीं है। कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए हमें वहां पे सरकार की आवश्यकता पड़ती है। सब फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि एक राज्य और शासन को, अगर हम शासन को खुला छोड़ दिया जाए तो ये कोई भी काम तरीके से नहीं करेगा। ये एक रूल, या कह सकते हैं कि ये अपने मर्जी का मालिक हो जाएगा, ये अपने हिसाब से काम करेगा। ये इसी के लिए हम राज्य बनाते हैं, जिसमें राज्य अपने कुछ नियम कानून कायदे बनाते हैं, जिसके कारण शासक होता है वो अपने कार्य करते हैं लिमिट रूप से। ठीक है। उसके बाद हम अगला पॉइंट हमें इसमें ये देख सकते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को बहुत ज्यादा महत्व देता है। नव उदारवाद में कहते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी संस्थाएं होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को ये बहुत ज्यादा महत्व भी देते हैं। उसके बाद इसमें एक छोटी सी स्टोरी में आपको एक चीज बता देता हूं कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया था, फर्स्ट वॉर 1914 से 1918 जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था कि प्रथम विश्व खत्म होने के बाद लोगों ने ये देखा, कि सरकारों ने भी देखा कि इसके अंदर में सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ, पूंजी का नुकसान हुआ था, जगह का नुकसान हुआ था। इस चीज को उन्होंने देखा, तो इस चीज को कम करने के लिए उन्होंने शांति बनाने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की। राष्ट्र संघ की स्थापना की। कब स्थापना की थी इसकी? 1919 में। 1919 में इसकी स्थापना की थी। इसका मेन मोटिव ये था
कि हम आगे किसी भी इन फ्यूचर में कोई युद्ध ना हो या कोई और परेशानी ना हो, उस चीज के लिए इन्होंने राष्ट्र संघ बनाया था। लेकिन ये अपने इस मोटो के लिए इस चीज को बनाया गया था, लेकिन ये अपने मोटो में या फिर कह सकते हैं कि उद्देश्य, जिस उद्देश्य में इसको बनाया गया था वो अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ। इसी वजह से ये आगे चल के जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया 1945 में इसको खत्म कर दिया है, क्योंकि इसी की वजह से 1945 में इसके बाद आपका जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसको खत्म होने के बाद दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया था, जो 1939 से 1945 तक है, 1945 तक था। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब 1945 दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक और संस्था, इसका नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की, जिसका सेम वही मोटिव था, पर लेकिन कुछ ना कुछ इस चीजों को अलग तरीके से। उसके बाद हम ये देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने के बाद इसके अलावा भी हमें और भी संस्थाएं बनाई गई, जैसे हम कह सकते हैं शार्क की स्थापना की गई। उसके बाद हम देख सकते हैं कि शार्क के बाद आप कह सकते हैं यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी। यूरोपीय संघ के बाद आपका आता है आसियान हो गया, आसियान की स्थापना की गई थी। इसके अलावा भी और भी कई सारी अनेक छोटी छोटी संस्थाओं की स्थापना की गई थी, जिससे ये और भी ज्यादा मजबूत हो सके और अपने कार्य को और भी कर सके। उसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं, उसके बाद इसमें एक व्यक्ति और आते हैं जिनका नाम है, मैं आपको बताता हूं, जिन्होंने इसी के विषय में और लिखा हुआ है। दूसरे व्यक्ति जो हमारे आते हैं वो आते हैं रॉबर्ट कियोहेन। रॉबर्ट कियोहेन जो व्यक्ति आते हैं, ये आपके नव उदारवाद के अंदर में इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली, इन्होंने इस चीज के महत्व को और ज्यादा बढ़ाया है। इनकी एक पुस्तक थी जिनका नाम था आफ्टर हेजीमोनी। इन्होंने लिखा था 1984 में, 1984 आफ्टर हेजीमनी 1984 में इन्होंने बुक लिखी थी, जिसके अंदर में इन्होंने कहा था कि उदारवादी संस्थात्मक सिद्धांत को अंतरराष्ट्रीय अनुबंध कार्यक्रम के संभव लाने का कार्य करता है, कि इसके सम्मुख लाने का कोशिश करता है, जिस हिसाब से नव उदारवाद में काम चल रहा है। उसके बाद क्या होता है कि कियोहेन जो व्यक्ति थे, कियोहेन ने यथार्थवादी अपेक्षा से बचने का एक प्रयास निकाला था। इन्होंने प्रयास किया था कि इसे बचा जा सके। इसके लिए इन्होंने बताया कि नव यथार्थवाद से राज्य के तीन मूल आचरण को ग्रहण करते हैं, कि ये जो है नव यथार्थवाद जो है, ये नव यथार्थवाद के 3 मूल अवधारणाओं को ये अपने विचारों में ग्रहण करते हैं कि उस चीज को और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके अंदर सबसे पहले ये कहते हैं कि राज्य को अपनी असहमति व दूसरों संबंधित आदर्शवादी प्रेरणा स्रोतों को प्रेरित नहीं होते हैं, कि ये कहते हैं कि राज्य अपने असहमति या दूसरों संबंधित आदर्शवादी प्रेरणा स्रोतों प्रेरित नहीं होते, बल्कि वे स्वार्थी होते हैं और जो अपने लाभ को बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। कहते हैं कि राज्य के अंदर जो भी व्यक्ति होते हैं वो अपने आप स्वार्थ को और भी ज्यादा बढ़ाने की वो कोशिश करते रहते हैं। दूसरा पॉइंट इसके अंदर में वो कहते हैं कि विश्व राजनीति में समाज सहयोग से शासित होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि विश्व के अंदर में किसी भी शासन को स्थापित करने के लिए हमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम करना होता है। इसके अंदर में इसका कारण है कि प्राथमिक रूप से व्यवस्था को आश्वासन देना पड़ता है, कि कहते हैं कि किसी भी राज्य को स्थापित करने के लिए हमें उस चीज को ऊपर बल देना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ऐसा वहां पे चीजें कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसके अंदर में ये बताते हैं कि तीसरे पॉइंट के अंदर में कियोहेन एक सुव्यवस्थित व्यवस्था अपनाना चाहते हैं। व्यवस्था अपनाने की होती है, अपनाने की बात कर जो राज्य को स्थायी रूप से बना देगा, कि हमें किसी भी चीज को बनाने के सुव्यवस्थित तरीके से अपना, जिससे हम किसी भी राज्य को स्थापित कर सकते हैं इसके अंदर में। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि कियोहेन का आपका हो गया। अब हम आते हैं विश्व व्यवस्था सिद्धांत के ऊपर, कि विश्व व्यवस्था सिद्धांत है क्या।
नाम के ऊपर, जिसमें हम इम्यूनियल वॉलस्टीन के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या लिखते हैं इसके अंदर में, विश्व व्यवस्था सिद्धांत के अंदर में, कि इन्होंने व्यवस्था के बारे में 3 उपागम दिए हैं कि व्यवस्था 3 प्रकार की होनी चाहिए। सबसे पहले हम पारस्परिक क्रिया स्पष्ट होना चाहिए कि किसी भी काम को करने के लिए विशिष्ट रूप से पारस्परिक क्रिया को स्पष्ट होना चाहिए कि किसी भी काम को अगर आप करते हैं तो उसको स्पष्ट रूप से काम होना चाहिए कि किस तरीके से होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि राज्य के आचरण के अंदर में ये कहते हैं, स्पष्ट करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है कि राज्य का आचरण कितना महत्वपूर्ण होना चाहिए, राज्य का जो व्यवहार होना चाहिए, काम का तरीका होना चाहिए, वो एकदम सरल और अच्छे तरीके से होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये कहते हैं कि आचरण अध्ययन में विश्लेषण, की जितने भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर में हमें विशेष उपागमों को स्थापित करना चाहिए कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसको समझने के लिए हमें विशेष उपागम की आवश्यकता होनी चाहिए। इसके अंदर में एक व्यक्ति और आते हैं जिनका नाम है मार्टिन कैप्लिन। विश्व व्यवस्था के अंदर में 9 उदारवाद के अंदर में मार्टिन कैप्लिन का विचार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। इसके अंदर में कैप्लिन का मत है कि व्यवस्था का जो समावेश होता है उसके अंदर में अधिक से अधिक उसमें ऐसे हित शामिल हो जो न तो एक जैसे हो और ना ही एक दूसरे के विपरीत हो। कि ये कहते हैं कि विश्व व्यवस्था के अंदर में ऐसे लोगों को एक साथ इकट्ठा होना चाहिए जो एक दूसरे के ना तो विरोधी हो ना उनसे लड़ाई झगड़ा, मतलब एक जैसी भावनाएं रखते हो, समान रूप से काम करने चाहिए। उसके बाद हम इसका देखते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है, कि इनकी अंतर्राष्ट्रीय के अंदर में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है। ये निम्नलिखित ये मार्टिन कैप्लर ये 6 ऐसे सिद्धांत को विवरण करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला इनका आता है फर्स्ट पॉइंट, इसके अंदर में कहते हैं शक्ति संतुलन, कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए प्रत्येक लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार शक्ति संतुलन बराबर होना चाहिए। कि कहते हैं कि युद्ध की जगह अगर जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल कि अगर युद्ध की स्थिति की जगह हमें उसे संधि या फिर सलाह मशवरा करके उनसे हमें बातचीत करके उनसे हल निकाल के हमें शांति स्थापित करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट इसके अंदर में क्या कहते हैं कि दूसरा पॉइंट ये कहते हैं हमें कि शिथिल ध्रुवीयता व्यवस्था है, कि शिथिल ध्रुव व्यवस्था के अंदर में कहते हैं कि हर राष्ट्र का पहला कदम ये होना चाहिए कि वो स्वयं के लिए हो, जिसका अर्थ है कि अगर राष्ट्रकर्ता अपने हित की रक्षा में समय नहीं है तो वो अपने हितों की प्राप्ति के लिए करता समझिए कि सबसे पहले होना चाहिए किसी भी राज्य में किसी व्यक्ति हो सबसे पहले स्वयं को देखना चाहिए, उसके बाद हमें किसी और चीज को देखना चाहिए कि वो कैसा है। ये कहते हैं कि किसी भी चीज को काम करने के लिए सबसे पहले खुद उस चीज के लिए आपको देखना चाहिए कि आप उस चीज के लिए कैपेबल या क्षमता है कि नहीं आपको करने के लिए, फिर दूसरों को आपको बताना चाहिए। थर्ड पॉइंट इसके अंदर में ये कहते हैं कि इसके अंदर में दृढ़ ध्रुवात्मक व्यवस्था, कि दृढ़ ध्रुवात्मक व्यवस्था किसी राष्ट्र शक्ति को खत्म करने के बजाय संघर्ष को, किसी भी राज्य की दृढ़ शक्ति को खत्म करना चाहिए, किसी भी राज्य की कोई मजबूत शक्ति है उसको खत्म करना चाहिए, उसके विचारों को वहां समाप्त कर देना चाहिए, जिससे कि आगे वो जो संघर्ष होने वाला है वो खत्म कर दिया जाना चाहिए ताकि वो इस चीज को कर ना सके। उसके बाद हमें देखते हैं चौथा पॉइंट इसके अंदर में आता है, चौथा पॉइंट जो इसमें आता है क्रमबद्ध अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, कि क्रमबद्ध अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के एक राष्ट्रकर्ता को चाहिए कि एक राष्ट्रकर्ता को ये होना चाहिए कि वो दूसरे कर्ता को किसी अधिराष्ट्र सिद्धांत के अधीन होने से रोके, कि किसी अन्य राष्ट्र के अधीन, मतलब मान लीजिए अगर कोई देश है अभी वो विकसित हो रहा है धीरे धीरे तो उसको ऐसा सपोर्ट देना चाहिए कि वो अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर सके, ऐसा नहीं कि किसी के अंडर में वो किसी की गुलामी करने लगे। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट इसके अंदर में आता है, पांचवा पॉइंट हमें समझते हैं कि सार्वभौमिक कर्ता व्यवस्था, कि सार्वभौमिक कर्ता व्यवस्था के अंदर में क्या आता है, किसी राष्ट्र को शक्ति को खत्म करने के एक राष्ट्र को कर्ता के अन्य कर्ताओं के गठबंधन का विरोध करना चाहिए ताकि व्यवस्था में आधिपत्य स्थापित हो गए, कि एक राज्य को उसके गठबंधन को समझना कि गठबंधन जितने ज्यादा बनाएगा उतने उसको परेशानी होगी, कि उसके गठबंधन को खत्म करना चाहिए जिससे कि वो अपनी व्यवस्था को आधिपत्य स्थापित और भी अच्छे तरीके से स्थापित कर सके। छठा पॉइंट इसके अंदर हम देखते हैं, अगला पॉइंट इकाई वीटो व्यवस्था। इकाई वीटो व्यवस्था का मतलब क्या है कि किसी भी पराजित या प्रतिबंधित राज्य या कर्ता को ऐसे कार्य
ऐसे मॉडल के रूप में स्वीकार करा जाना चाहिए कि ऐसे मॉडल को स्वीकार करना चाहिए जिससे वो अपने आप को व्यवस्थित कर सके, अपने आप को वो सुचारू रूप से चला सके। उसके बाद है मॉडर्न कैपलन हो गया आपका। उसके बाद आधुनिक विश्व, कि आधुनिक विश्व व्यवस्था क्या होती है। आधुनिक विश्व व्यवस्था है, आधुनिक विश्व व्यवस्था दोस्तों, आधुनिक विश्व व्यवस्था में बेसिकली इसके अंदर में एक छोटा सा मैं आपको एक पैटर्न बताने के समझाना चाहता हूँ इसके अंदर में, कि सबसे पहले आप ये देखिए, ये आपका हो गया केंद्र, ये आपका होता है परिधि, और ये आपका जो होता है ये इसे कहते हैं अर्ध परिधि। अर्ध परिधि दोस्तों बेसिकली इसके अंदर में तीन आपके मेन पॉइंट ये है कि केंद्र, परिधि, अर्ध परिधि, जो आधुनिक व्यवस्था को समझाने के लिए होती है। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि इससे मतलब क्या है। सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि केंद्र के अंदर वो आपके देश आते हैं जो विकसित हो चुके हैं, औद्योगिक देश हैं वो आपके इसके अंदर में देश आते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं सबसे पहले केंद्र की बात हम करते हैं कि केंद्र के अंदर में वो ऐसे देश आते हैं जिसके पास पूंजी मजबूत है, पूंजी और उनका औद्योगिक अच्छा है, वहाँ पे गरीबी बहुत कम है, वहाँ वो विकसित देश, औद्योगिकरण ज्यादा है। दूसरा आता है आपका परिधि के अंदर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर वो आता है जिन्हें थोड़ी सी पूंजी की कमी होती है, ये कैसे तो विकासशील है, कि ये भी विकासशील देश हैं जो अभी भी विकास में चली रही हैं। उसके बाद आपका अर्ध परिधि के अंदर में आप ये कह सकते हैं कि वो बीच के हुए, ये केंद्र और परिधि के बीच में, ये बीच का जो सेंटर ये देख रहे हैं ये चीज, ये सेंटर में पिसते रहते हैं, ना तो ये केंद्र की तरफ जा पाते हैं और ना ही ये परिधि की तरफ जा पाते हैं, ये बीच में ही चलते रहते हैं। इनके पास मशीनी का भाव हो पाता है, उसका आप कह सकते हैं पूंजी का भाव हो सकता है। उसके बाद इसमें कई सारी इनके और कोई परेशानियां हो जाती है, ये बीच में फंसे रहते हैं, ना ये परिधि की तरफ आते हैं ना ही केंद्र की, ना ये विकसित है ना विकासशील है, ये अर्ध परिधि के रूप में आते हैं, बीच के सेंटर में कहलाते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर में निम्न जो विचारक है, इनमें कई विचारकों ने इसमें अपना समर्थन दिया। इसमें सबसे पहले है आंद्रे गुटर फ्रैंक, जिन्होंने इस मॉडल का सपोर्ट किया है, सबसे पहले व्यक्ति आते हैं आपके आंद्रे गुटर फ्रैंक, दूसरे व्यक्ति आते हैं समीर अमीन, और तीसरे व्यक्ति आते हैं आपके वॉलस्टीन, चौथे आपके रॉयल प्रबिच, और चौथे आपके लास्ट व्यक्ति आते हैं टेरी वोस्लेन इंपॉर्टेंट आपके व्यक्ति हैं। टेरी वोस्लेन जो है आपके व्यक्ति, वो एक बुक लिखते हैं, उसके अंदर में बुक जो है आपकी वो ये लिखते हैं कि पुस्तक का नाम है रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड ऑफ सिस्टम। ये एक बुक लिखते हैं जिनका नाम है रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड सिस्टम लिखते हैं, जिसके अनुसार ये कहते हैं कि आज के समय विश्व व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण वर्ग संघर्ष केंद्र और परिधि चल रहा है, कि सबसे महत्वपूर्ण किसको मानते हैं, केंद्र को और ये परिधि को मानते हैं, कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है आज के समय में ये सिद्धांत चल रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह का है, इसमें कहते हैं आधुनिक विश्व व्यवस्था का सिद्धांत। दूसरा जो आपका नेक्स्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक आता है वो आता है निर्भरता का सिद्धांत। निर्भरता के सिद्धांत में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति इसका आता है आंद्रे गुटर फ्रैंक जो आता है सबसे, इन्होंने इस चीज को निर्भरता के सिद्धांत को बताया। इन्होंने बताया कि आंद्रे गुटर फ्रैंक कहते हैं संसार के अंदर में कि संसार में कुछ भागों इतनी अधिक पूंजी का संचय, कि कहते हैं कि संसार के अंदर में कुछ ही ऐसे मतलब महत्वपूर्ण, जैसे हम केंद्र में कहते थे, केंद्र में क्या बताया कि केंद्र के, ये इसी मॉडल के ऊपर आधारित है, कहते हैं केंद्र के अंदर में जो व्यक्ति आते हैं, इसके अंदर में केंद्र वो व्यक्ति आते हैं जिनमें पूंजी बहुत जाता है, कि संचार में पूंजीवादी जो लोग हैं वो संचार को आगे बढ़ा रहे हैं, किसकी मदद से, अपनी पूंजी की मदद से आगे बढ़ा रहे हैं, जो न केवल सतत विकास के लिए पर्याप्त है बल्कि उसका प्रयोग आज विकसित विकासशील देशों के शोषण के लिए कर रहे हैं, कि ये जो है इनके पैसों का जो उपयोग है वो ये परिधि वाले देश भी कर रहे हैं और अर्ध परिधि वाले भी। ये क्या करते हैं, इनसे अपना जो भी रॉ मटेरियल होता है वो लेते हैं और ये यूज करते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट में कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था ये पूंजीवादी विकासशील देश से
सहायता लेते हैं कि ये कहते हैं कि जितने भी ये परिधि वाले और परिधि वाले देश है ये दोनों मिलके ये किससे, केंद्र वाले राज्य से, जो विकसित देश आते हैं उनसे ये मदद मांगते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए ताकि हम अपने आप को और ज्यादा बढ़ावा दे सकें, जिसके कारण क्या होता है कि ये अपने विकास के लिए प्रयास लगातार करते ही रहते हैं। उसके बाद इसके अंदर में क्या होता है कि अविकसित का विकास, इन सब मॉडल को एक अविकसित का विकास कहा जाता है, जिसके आप बीच का मॉडल अर्धपरिधि को कहते हैं। उसके अंदर में क्या आता है कि ये केंद्र जो होते हैं, जो विकसित देश होते हैं, विकसित जितने भी देश होते हैं, वो इन सबको क्या करते हैं, कर्जा देते हैं ताकि आप अपना विकास कर सके। और ये जो परिधि देश और अर्धपरिधि के अंदर में जो आते हैं वो अपने आप वो इसके अंदर में और दबते चले जाते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, ये दोनों इसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं, केंद्र के ऊपर क्या होता है, निर्भर हो जाते हैं। जैसे क्या होता है, ये इनके ऊपर अपना दबाव हो जाता है, जिससे ये अपनी मर्जी से इनके ऊपर अपना कार्य करते रहते हैं। ओके दोस्तों, आज का टॉपिक यही समाप्त होता है दोस्तों। ये थर्ड पार्ट है इसके अंदर में। इससे पहले इसमें 2 पार्ट और बने हुए हैं। एक है आपका यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, और ये थर्ड टॉपिक है नव उदारवाद। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और भी ज्यादा इस चीज के बारे में बताएं। ओके, धन्यवाद।